शुरू करते हैं। नमस्कार। आज का शीर्षक किसी विशेष प्रयोजन से दिया गया है। मुझे लगता है आप देख रहे हैं, कैनवास ऑफ षटक्रिया का। जो चित्रकार है वो कैनवास की महत्ता समझते हैं। चित्रकार को जो भाव व्यक्त करना होता है वह भाव उचित कैनवास से ही व्यक्त होता है। ये थोड़ा मुझे भी अभी अभी पता चला। मेरी एक डॉक्टर भगिनी है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है और चित्रकार भी है। लॉकडाउन का पीरियड वो चित्र बनाने में लगी हुई। उसके घर में गया था तो वहां पे देखा कि उन्होंने एक काला कैनवास बना के रखा है। तो मैं जरा थोड़ा अचंभित रह गया क्योंकि काला कैनवास मैंने पहली बार देखा था। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो बस उसे ही ऐसा ही विषय तो समाप्त हो गया। उसके बाद 5-6 दिन के बाद वो मेरी बहन ने मुझे एक फोटो भेज दिया। तो उस काले कैनवास पे उसने गणेश जी का एक अद्भुत चित्र बनाया था और वो देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गया क्योंकि वो पिक्चर अगर वो सफेद कैनवास पर बनाती तो इतनी उतनी उसकी जो एक ग्रेस थी वो निश्चित ही नहीं दिखाई देती। तो ये महत्व है कैनवास का। जैसे लोग फोटोग्राफी करते हैं वो भी देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। जो फोटोग्राफी करने वाले हैं, जो सिखाते हैं, वो जानते हैं कि वही फोटो थोड़ी अलग बैकग्राउंड पे ले ली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। या जो लोग गाना गाते हैं वो भी कैनवास का महत्व समझते हैं या सुनते हैं। हमारे पंडित कुमार गंधर्व जी अक्सर कहते थे कि ये जो तानपुरे लगाए हुए हैं वो मेरा कैनवास है। तो उनका कैनवास था क्या, क्या था कि जो तानपुरे लगाए रहते थे, जो तानपुरे जो स्वर फेंकते थे, सा, मध्यम, पंचम, तो वो उनका कैनवास था कि उस कैनवास के ऊपर वो अपनी गायकी का एक नजाकत पेश करते थे। आप में से जिन लोगों ने पंडित भीमसेन जी को देखा है, बड़े ही देखने लायक भी था उनका मंच पर आना। पहले तानपुरा एक आता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा आता था। तो ऐसे चार चार तानपुरे लेकर पंडित भीमसेन जी आते थे और उसके बाद उनकी जो गायकी शुरू होती थी तब ऐसा लगता था कि जैसे कि हम किसी एक दरबार में बैठे हैं। और जब कुमार जी, पंडित कुमार जी का या भीमसेन जी का धूप राग सुनते थे तब ऐसा लगता था कि किसी कोई रियली कोई बड़ा किंग है, राजा है और वो अपनी बात अपने सामने रख रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और थोड़ा दृष्टांत देता हूँ। एक जनरल पैटर्न नाम का एक आदमी था, आदमी नहीं जनरल था अमेरिकन आर्मी में, जिसके ऊपर अमेरिका ने एक टैंक बनाए। तो उसी नाम का एक चित्रपट उपलब्ध है, आप अवश्य देखें वो चित्रपट। उसकी शुरुआत जो होती है कि अमेरिका के राष्ट्रध्वज के पार्श्वभूमि पर वो पैटर्न ऐसे कुछ सीढ़ियां चढ़कर आता है और अपना भाषण करता है। वो जो भाषण है वो दुनिया के सबसे बड़े माने हुए भाषण में से एक माना जाता है। तो आप सिर्फ भाषण के लिए भी वो जरूर देखें कि कैनवास का महत्व क्या होता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि कैनवास भी अच्छी तरह से आपको समझना। आप में से बहुत लोग शास्त्रीय संगीत के महफिल की जाते होंगे, जरूर नहीं जाते होंगे तो जरूर जाइए। तब आप देखिए कि जो पहले जो गायक आता है वो जब अपनी बैठता है उससे पहले उसके जो सहकारी होते हैं वो तानपुरा छेड़ना शुरुआत कर दे। तो वही मैं अभी कर रहा हूँ कि कल से मुझसे अधिक विद्वान लोग हैं, वो अपनी अपनी पेश करने वाले हैं, नजाकतदार
गायकी अपनी अपनी ढंग की। तो मैं उसके तानपुरे छेड़ रहा हूं अभी, ऐसे आप समझ लीजिए। और भी एक हमारे यहाँ परंपरा है, भारतीय नाट्य परंपरा है, कि उसमें नांदी का अपना एक महत्व है। भारतीय नाटक में एक नांदी अवश्यभूत अंग माना गया है। कहते हैं, "तथ- तथापि अवश्य कर्तव्य नांदी विघ्नोपशांति"। विघ्न ना हो किसी अगले नाटक में, इसलिए नांदी की जाती है। तो उसके बाद नांदी होती है, और उसके बाद सूत्रधार या नांदी गायक आगे होने वाली कथा वस्तु का परिचय देते हैं। तो नांदी का अपनी अहमियत क्या है कि वो एक विघ्नोपशांत कुछ काम करते हैं और आगे होने वाली कथा वस्तु का परिचय करवाते हैं। गाने की बात चल रही थी, तो तानपुरे के बाद जब गायक खुद आकर मंच पर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जिस राग की प्रस्तुति वो करने वाले हैं, उसका एक आरोह अवरोह प्रथमता पेश करते हैं। उसके बाद उसकी पकड़ होती है, उसका चलन होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि अभी ये समझो ये कोमल ऋषभ लग गया, ये और निषाद भी शुद्ध कोमल लग गया, इसका मतलब ये फलाना फलाना राग है। अभी ये कोमल ऋषभ लग गया लेकिन मध्यम तीव्र लगा है, इसका मतलब अलग है, आ रही है शायद पूरी धनश्री हो सकता है। तो ये अभी कोमल ऋषभ नहीं लगा, शुद्ध है, और तीव्र मध्यम लग गया, चलो शायद यमन हो सकता है। तो ऐसी हमारी एक मन की एक तैयारी हो जाती है। तो गायक क्या करते हैं कि पहले जब आते हैं मंच पर, तब अपना खुद का एक सुर स्पष्ट कर लेते हैं। वो तानपुरे की कैनवास पर अपना षड्ज क्या है, अपना सा क्या है, और उसके बाद अपने आगे वाले सुर स्पष्ट कर लेते हैं, और उस राग का चलन बताते हैं, आरोह अवरोह बताते हैं, ताकि आप सबकी एक मन की तैयारी हो जाए कि इसके आगे क्या चलने वाला है। और उसके बाद अपने राग का वो विस्तार कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो प्रस्तुतिकरण है, नाटक हो या गायन हो, उसमें सस्पेंस की कोई बात नहीं। हाँ, शायद थोड़ी कलाकारी हो सकती है, लेकिन सस्पेंस नहीं होता। तो हमारे आज से जो चला आ रहा है, उसमें भी सस्पेंस नहीं है। सबको मालूम है क्या है कि षटक्रिया काल पर चर्चा होने वाली है। तो इसीलिए ये कैनवास जो स्पष्ट करने जा रहा हूँ कि इसका कैनवास की जरूरत क्या है कि आपको, प्रेक्षक को या श्रोता को, अपनी अपनी मानसिकता तैयार करने का अवसर प्राप्त हो। जब कोई श्रोता या प्रेक्षक पूरी जानकारी के साथ सुनने या बैठने सुनता है या देखने को बैठता है, तो अपनी एक मनोवृत्ति बना लेता है। उसे मालूम रहता है कि इस प्रस्तुतिकरण की व्याप्ति और मर्यादा क्या होगी, कौन से विषयों की प्रस्तुति होगी, किन विषयों को स्पर्श नहीं होगा, और किस स्तर पर प्रस्तुति होगी, ये सब वो जान लेता है। आज का मेरे व्याख्यान का प्रयोजन वही है कि कुछ नांदी या राग की आलापी जैसा प्रयोजन है। अगले 7 दिनों में जो षटक्रिया काल प्रस्तुत होगा, उसका कैनवास में स्पष्ट कर रहा हूं। यानी आगे जो व्यापक चित्र आगे बनने वाला है, उसका समझो एक महफिल शुरू होने से पहले मैं तानपुरे की ट्यूनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं जो कह रहा हूँ, और एक बात आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कृपया आप अपने कागज पेंसिल के साथ बैठे तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जब मैं बोलूंगा, तब आपका कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन शुरू होना चाहिए। आप भले अपने वहां पे कुछ ड्राइंग बनाए, अपने नोट्स बनाए, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं, तब आपका एक विजुअलाइजेशन शुरू होना चाहिए, ताकि अगली वाली, अब जैसे आप गाने के लिए बैठते हैं, कोई गायक जब शुरू करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अब ये अहिर भैरव गा रहा है, यानी मतलब ये अभी कोई ना कोई आगे आएगा और बोलेगा कि चलो अलबेला सजन आयो पेश करो। तो ये आप उसको एक समझ लेते हैं कि अब ये अहिर भैरव ने शुरू किया ना, तो एक तो कोई तो भी आएगा और बोलेगा कि नहीं, अभी आपको अहिर भैरव गाया तो आपको अलबेला सजन आयो गाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये भजन गाना ही पड़ेगा। इससे कुछ ना कुछ एक फरमाइश आने वाली है। ऐसी एक सब जानकारी आप विजुअलाइज जैसे कर सकते हो गाने के महफिल में, वैसे ही मैं जब बोलूंगा, तब आप विजुअलाइज की प्रोसेस आपकी शुरू कर दीजिए।
ताकि आपको कल से जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनको थोड़ी आसानी हो जाए। थोड़ा अगर आपका विजुअलाइजेशन शुरू हो गया तो अगले वाले जो कल से जो गुरुजी पढ़ाने वाले हैं उनके लिए एक स्तर कम से कम तैयार हो जाएगा और उससे आगे पढ़ा सकेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब सुनने वाले व्यावसायिक वैद्य है या अध्यापक है, मतलब यह प्राथमिक परिचय से कुछ अधिक पढ़ाया जाए। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है, केवल ग्रंथों के सूत्र बताए नहीं जाएंगे, उसमें पांडित्य ज्यादा नहीं रहता, ये आपको मालूम है क्योंकि आप सब लोगों ने ये ग्रंथों के सूत्र देखे हैं, आप जानते हैं। तो ग्रंथों के सूत्र पढ़ाना और उसका रटना, ये इसमें पांडित्य नहीं है। इसमें पांडित्य है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो यूजी के विद्यार्थियों के लिए वो पांडित्य हो सकता है। लेकिन अगर हम सीनियर हो गए तो अभी हमारा पांडित्य होगा कि इस विषय, इस सूत्रों की संगति हम कैसे करते हैं, इस विषयों का विस्तार कैसे करता है, यानी सूत्रों की वर्टिकल ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इन दोनों पर हम कैसे जाते हैं, इस पर हमारा सूत्रों का गांभीर्य का एक स्तर निर्भर होगा और वही हम करने जा रहे हैं। तो केवल ग्रंथों के सूत्र का अर्थ नहीं बताया जाएगा, उनका व्यापक विचार जो आप कल से जो आने वाले गुरुजी है उन्होंने अपने चिंतन से इन सूत्रों पर क्या अधिक प्रकाश डाला है वो सब बता जाए। तो अभी आते हैं अपने मूल विषय पर। षटक्रिया का ये आयुर्वेद की एक अति विशेष देन है, सुश्रुत जी ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है, जो व्याधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। दोषाय वही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम आदि सूत्र आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मतलब स्पष्ट है कि व्याधि उत्पत्ति का मूल मात्र कारण अगर देखा जाए तो त्रिदोष है। दूषण स्वभाव दोषा, ये भी आप सूत्र जानते हैं। और वह सूत्र है जो बाकी सब सूत्र है, त्रित्वम नाति वर्तन्ते वगैरह वगैरह, ये सब सूत्र भी इसी दोषा एवं ही सर्वेषाम रोगाणाम के कारण इसी अभिप्राय की पुष्टि करते रहते हैं। अब इन्हीं सूत्रों में एक सूत्र आ जाता है, उसमें कहा गया है कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। अभी ये सूत्र अपने षट क्रियाकाल विषय का एक आरंभक सूत्र होगा। दोष वैषम्यम यानी दोषों की स्वाभाविक स्थिति में विषमता आ जाना, इसको हम रोग कहते हैं। अभी आप सबको वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ ये सब मालूम होगा, ऐसे मेरी एक थोड़ी सी मेरा गृहीतक है, मेरी ये धारणा है, तो वो सब मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। थोड़ा सा उसको, उस धारणा को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा आगे जाएंगे। अभी सूत्र के वाचार्थ से तो यही अभिप्राय व्यक्त होता है कि दोष रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, दोष में विषमता आ जाना इसको रोग कहेंगे, और दोष में साम्य होना, दोषों के अपने अपने स्वाभाविक प्रमाण में साम्य होना, इसको हम अरोगता कहेंगे। तो इसका वाच्यार्थ स्पष्ट है, पर इसमें थोड़ी एक समस्या आ जाती है, क्योंकि हम सिर्फ वाच्यार्थ पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वह जो वाच्यार्थ है वो थोड़ा अतिव्याप्त हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे व्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति इसका विवरण नहीं करूंगा, वो आप सब जानते हैं, ऐसा में गृहित है मेरा। और तो मेरा ये कहना है कि अगर हम दोष वैषम्यम भोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता इस सूत्र के वाच्यार्थ पर अगर ध्यान दे तो थोड़ा अतिव्याप्त हो जाता है, क्योंकि वयो अहोरात्रि भुक्तानाम सूत्र के अनुसार जो भी दोष का वैषम्य होता है उसे भी हमें व्याधि कहना पड़ेगा। कि सुबह वात का समय रहता है, नैसर्गिक रीत्या पित्त बढ़ता है, नैसर्गिक रीत्या कफ बढ़ता है, वय के अनुसार बढ़ता है, अहोरात्रि के अनुसार बढ़ता है, भुक्त भोजन के समय के बाद वो एक कालिक अंतर है उसमें बढ़ता है। तो इस सूत्र का रोगस्थ दोष वैषम्यम, इस सूत्र का हम सिर्फ वाचार्थ पर निर्भर रहे तो अतिव्याप्त हो जाता है, क्योंकि फिर हमें
यो वयोहोरोत्रिभुक्तानाम ते अंतः मध्याधिका क्रमात्, इस सूत्र से जो रोग दोषों का वैषम्य पाया जाता है उसको भी हमें रोग कहना पड़ेगा। तो हम वास्तविकता इसकी चिकित्सा नहीं करते, इसको रोग कहने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए हम इस वाच्यार्थ के आगे चले जाते हैं और लक्ष्यार्थ की कल्पना करते हैं। लक्ष्यार्थ में भी प्रकार है, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहदा जहत लक्षणा। तो अभी उसका विवरण मैं भी नहीं करूंगा, आपको सब मालूम है। तो लक्ष्यार्थ में भी हम यहाँ पे जहदा जहद लक्षणा करेंगे, यानी कि थोड़ा वाच्यार्थ ना ही पूरा छोड़ेंगे, ना ही पूरा का पूरा वाच्यार्थ से ही काम चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ा ये थोड़ा वाच्यार्थ ग्रहण करेंगे, थोड़ा वाच्यार्थ छोड़ देंगे और इसका एक सम्यक अर्थ करने का प्रयास करेंगे कि इस सूत्र का, रोगस्थ दोष वैषम्यम सूत्र का एक तात्पर्य अर्थ क्या होता है, ये देखने का हम यहाँ कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो दोषों का वैषम्य भी एक गतिमान वैषम्य है। दोषों की एक विशेष शक्ति है कि उनकी गति अन्यों पर भी प्रभाव कर सकती है। दोष खुद भी विषम होते हैं और अन्य शरीर भावों को भी वैषम्य तक ले जाने की शक्ति या क्षमता वो अपने आप में रखते हैं। जब हम चिकित्सा करने की नौबत आ जाती है तो ये जो वैषम्य है, ये जो वैषम्य है वो कहां तक जा पहुंचा है, इसका थोड़ा हमें देखना पड़ता है। जब हम इस दोष वैषम्य का मैपिंग कर लेते हैं तब हमें इसका प्रतिकार करने की दिशा और व्यवहार अपने आप सामने आ जाता है। अब यह है हमारे ग्रंथों का वैशिष्ट्य है। आप्त प्रमाण से ये सभी जानकारी हमें इतनी हाथ में लाकर रखती है, करतल आमल का वत, कि हमें सिर्फ आपको और मुझे या और किसी वैद्य को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आपने ये अगर किसी का एक निश्चय कर लिया कि ये है, तो उसके आगे क्या करना है ग्रंथ खुद बताते हैं और बड़े अच्छी तरह से बताते हैं। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती, सोचना तो पड़ता है लेकिन ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर व्यवहार नहीं मिला तो भी एक तत्व तो मिल जाता है, तत्व के अनुसार आप उसका व्यवहार कर सकते हो। तो इसी को एक आधारभूत मानते हुए हम ऐसा कहेंगे कि रोगस्तु दोष वैषम्यम, इसका वाचा तो छोड़कर इसका हम तात्पर्य अर्थ ऐसा करेंगे कि जिस दोष वैषम्य को विशेष रूप से द्रव्य रूप या अद्रव्य रूप चिकित्सा की जरूरत होती है, ऐसे ही दोष वैषम्य को हम व्याधि या रोग कहेंगे। तो फिर एक बार बताता हूं कि जिस दोष वैषम्य को विशेष रूप से द्रव्य रूप या अद्रव्य रूप चिकित्सा करने की जरूरत होती है, ऐसे ही दोष वैषम्य को हम व्याधि या रोग कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम, इसका जो वो दोष वैषम्य होने वाला है उसकी विशेष चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। सामान्य चिकित्सा तो हो जाती है, करते हैं हम लोग, लेकिन विशेष चिकित्सा रूप करने की जरूरत नहीं है। तो एक भूमिका स्पष्ट हो गई। दोष वैषम्य स्वाभाविक हो या व्यक्ति के सापेक्ष कुछ गतिविधियों के कारण हो, वो स्थायी अपरिवर्तनीय नहीं रहता। कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो वो स्टैटिक नहीं रहता। वह वैषम्य सतत अस्थायी परिवर्तनीय डायनेमिक रहता है। जैसे हमारी वर्ड फाइल डायनेमिक फाइल है और पीडीएफ हमारी स्टैटिक फाइल। वर्ड फाइल में हम अगर किसी को भेज दें तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ जो बन जाती है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें परिवर्तन करके उसकी वर्ड फाइल बना के आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन पीडीएफ जो होती है वो स्टैटिक फाइल होती है और वर्ड फाइल होती है वो, या पावर पॉइंट की फाइल होती है वो होती है डायनेमिक फाइल। अब आयुर्वेद की विशेषता थोड़ी ऐसी है
कि हमारी स्वास्थ्य की व्याख्या भी एक प्रोडक्ट नहीं बताती, वो एक प्रोसेस बताती है और वो एक गतिमान संतुलन वाली प्रक्रिया बताती है। दोष, धातु, मल, अग्नि, इन सभी के क्रियाओं की अपनी अपनी एक गति रहती है। आत्मा, इंद्रिय, मन, इनकी भी एक अवस्था रहती है। तो ऐसी अवस्था में ऐसी जो एक अवस्था है, उनका एक गतिमान संतुलन बनाए रखना, इसका मतलब हम उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। और अगर अध्यय की परिभाषा देखें तो कहते हैं कि दिस इज हेल्थ इज XYZ। तो ज्यादातर मोटे तौर पर देखें तो वो हेल्थ की परिभाषा जो अभी की जा रही है वो प्रोडक्ट बताती है, और आयुर्वेद की स्वास्थ्य की परिभाषा प्रोसेस बताती है, एक डायनामिक बैलेंस बताती है, एक गतिमान संतुलन बताती है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अब हम जान लेंगे थोड़ा सा, एक मिनट। तो एक जो दोष वैषम्य के, जैसे मैंने कहा कि ये दोष वैषम्य कहां तक पहुंचा है, तो देखना है हमें। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ग्रंथों ने एक बिल्कुल अपने लिए कुछ एक मैपिंग की परिभाषा इतनी स्पष्ट कर दी है कि आपको हाथ में रखे हुए चिकित्सा जैसा ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से हाथ में मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दोष वैषम्य का मैपिंग मैंने कर लिया है, ये वातक्षय का पेशेंट है, तो आप मुझे बताओगे कि रसता मुझे क्या देना है, मधुर अम्ल लवण रस देने हैं, वीर्यता उष्ण वीर्य बता देंगे, संभवतः आप आहार विहार औषधि सब मुझे बता देंगे। तो ऐसे इतनी जो फायदा होता है वो दोष का एक मैपिंग करने से होता है। अगर हमें ये दोष वैषम्य सिर्फ 2 एक्सिस पर करना है, कागज और पेन लेके बैठे तो अच्छा होगा। तो अगर हमें दोष वैषम्य का मैपिंग करना है और XY एक्सिस पर करना है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा उसका एंगल इधर उधर होगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। अब भाई दोष वैषम्य का मैपिंग कैसे करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर आप एक्स एक्सिस निकाल लीजिए, उस पर देश लिख लीजिए यानी कि रुग्ण, और वाई एक्सिस पर जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर काल 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर हम करें तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि एक उस पर एक काल्पनिक जेड एक्सिस रहता है और वो व्यक्ति विशिष्टता का है, यानी कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग रहती है, उसके हेतु अलग रहते हैं, उसका खान पान अलग रहता है, उसका व्यवहार अलग रहता है। इसलिए सिर्फ हम देश और काल का मैपिंग दोष वैषम्य का यद्यपि काल्पनिक कर सकते हैं, व्यवहारता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एक काल्पनिक एक्सिस जोड़ेंगे और उसको कहेंगे कि जेड एक्सिस। तो हमारे लिए एक 3 एक्सिस का एक बन गया। यहाँ मैं दिखा भेज सकता हूँ, मैं ये सब 3D मॉडल, आपकी व्यापकता आपको समझ में आ गई होगी। आपके सामने अगर ये है बेसिक कागज पेन, तो एक्स एक्सिस निकालिए पूरा, उस पर वर्टिकल वाई एक्सिस लगाइए और एक तीसरा जेड एक्सिस लगा दीजिए उस पर, जो होगा परिस्थिति सापेक्षता का। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपने ये एक्सिस पर रखा तो ठीक है, ये तो 3D मॉडल आपने किया तो भी चलेगा, 3D मॉडल किया गया तो आपको ये टेबल्स मिल जाएंगे 3x3x3 ऐसे, और उसका आपका एक पूरा का पूरा एक अच्छा एक डायग्राम मिल जाएगा 3D मॉडल। जैसे कि रूबिक क्यूब रहता है ना, जैसे कि रूबिक क्यूब जैसा आप अगर आपके हाथ में है रूबिक क्यूब तो वो भी पकड़ लीजिए, आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि दोष वैषम्य में इंडिविजुअल कैसा रहता है। तो दोष वैषम्य का अभी हम पहले तो ऐसा करेंगे कि सक्रिय काल का कैनवस देखने के लिए ये एक
जेड एक्सिस थोड़ा बाजू रखेंगे और देश काल की विशेषता दूर रख के सामान्य रूप से देखेंगे कि एक्स वाई से एक्सिस, ये थोड़ा काल्पनिक एक्सिस देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक स्टैटिक है, और इसी तरह इसका मैपिंग करते जाएंगे। ये थॉट प्रोसेस बढ़ना जरूरी है कि षटक्रिया काल यानी एक देश काल पर बढ़ने वाला एक कुछ प्रवास है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, और उसी तक की तरह हम जाएंगे, उसी की तरफ हम जाएंगे। दोष वैषम्य का प्रथम स्तर है वो अत्यंत सामान्य होता है, पर नैसर्गिक दोष वैषम्य से थोड़ा अलग होता है। जब कोई व्यक्ति अपना स्वभाव और तदनुसार अभिप्रेत आहार विहार आदि छोड़कर कुछ न कुछ अधिक न्यून या विपरीत करता है, तब दोषों का यह प्राथमिक वैषम्य हो जाता है। वो परमाणु स्तर पर रहता है, अपने अपने स्थानों में रहता है, और उसमें स्वतः को काबू करने की क्षमता होती है, जो विपरीत गुण इच्छा से व्यक्त होती है। यह दोष वैषम्य की प्रथम अवस्था है, उसको हम क्षय कहते हैं। अभी यह अवस्था जो है परिवर्तनीय है, पर इसकी अगर उपेक्षा की जाए तो अगला पड़ाव आ जाता है। तो अभी हम देश पर रखेंगे परमाणु स्तर, और काल पर रखेंगे थोड़ा सा एक किंचित किया गया अपथ्य सेवन। तो हमें मिल जाती है पहली अवस्था परमाणु स्तर की अवस्था, देश है परमाणु स्तर, और काल थोड़ा सा है कि किंचित की गई थोड़ी उपेक्षा, सॉरी किंचित किया गया अपथ्य, जो नैसर्गिक दोष वैषम्य से थोड़ा सा एक वैषम्य अधिकतर बढ़ाने वाला है, ऐसा एक काल है, और देश है परमाणु स्तर। तो यह अवस्था परिवर्तनीय है। अगर हम इसकी उपेक्षा करें, उपेक्षा एक तो वैद्य करता है, व्याधि करता, जिसको व्याधि हुआ है वो पेशेंट करता है, वैद्य करता है, और उसमें ज्यादातर संभव रहता है कि वो निदान सेवन चालू ही रखता है। तो जो नैसर्गिक दोष वैषम्य से थोड़ी गड़बड़ हुई है, उस गड़बड़ में गड़बड़ी की थोड़ी सी एक व्याप्ति बढ़ जाती है, और परमाणु स्तर से थोड़ा अधिक देश बढ़ जाता है। जो पहले पड़ाव में था कि परमाणु स्तर का ही देश में अभिप्रेत था, लेकिन अब देश थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, और उसको बोलते हैं आशय। क्षयो वृद्धि स्वधाम्नीय, और आशय में उनका प्रमाण इतना बढ़ जाता है कि वो उन्मार्गगामी होने लगते हैं। उन्मार्गगामी होने का मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन सिग्नल पर जैसे लोग खड़े रहते हैं, जो सबसे आगे खड़े रहते हैं, वो अपने एक्सीलेटर भर 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 करते रहते हैं। वो जो मानसिकता है उसको कहते हैं उन्मार्गगामिता। सिग्नल पर खड़े हैं, जाना है आज नहीं तो कल, 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 20 सेकंड के बाद जाना है, लेकिन ऐसे शांत चित्त से खड़े नहीं रहते, भुर 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 ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कोई रेस जीतनी है। तो ये जो वृत्ति तैयार हो जाती है वो वैषम्य थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो इसमें हमें क्या मिल गया कि निदान हेतु एक मिल गया, निदान का सेवन चल रहा है ये मिल गया, तो वो एक काल भी मिल गया कि निदान सेवन एक दिन हुआ था, अब ये 2 दिन हुआ है, 2 घंटे हुआ है, 2 सप्ताह हुआ है। ये एक काल की एक हमें एक एक्सिस पर एक बिंदु मिल गया, देश मिल गया कि ये जो परमाणु स्तर पर था वो आशय स्तर पर व्यक्त होने लगा, और कहीं इधर उधर जाने की एक उन्मार्गगामी भावना उसमें उत्पन्न हुई। तो देश और काल पर हमें और 2 बिंदु मिल गए। पहले 2 बिंदु मिले थे कि कुछ न कुछ गड़बड़, एक या 2 घंटे की, 3 घंटे की, या 1 दिन की, 2 दिन की, ये एक क्षय की अवस्था का एक कालिक बिंदु था, देशिक बिंदु था परमाणु स्तर। अभी इसकी उपेक्षा की गई, निदान सेवन चलता ही रहा, वैद्यों ने उसी पर ध्यान नहीं दिया, उसी जो गड़बड़ हुई है वह उसी समय ठीक नहीं की, रुग्णों ने भी ध्यान नहीं दिया, उसी समय वो गड़बड़ ठीक नहीं की। तो क्या हो जाता है कि ये अगला पड़ाव आ जाता है, देश बढ़ता है, जो परमाणु स्तर का देश है वो बढ़कर हो जाता है आशय स्तर का देश, और जो कालिक अंतर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि 2-3 घंटे गड़बड़ की थी, कुछ ना कुछ खाया था, उसकी उपेक्षा की गई, वो भी निदान सेवन चलता रहा। 2 दिन से ये समझो आइसक्रीम खा रहा है, तो काल बढ़ गया हमें 2 दिन का। कल आइसक्रीम खाने से कुछ पेट में गड़बड़ हुई थी, आज वापस खा ली, तो ये काल भी बढ़ गया। और जो परमाणु स्तर पर गड़बड़ हुई थी कफ के परमाणु के स्तर पर, वो अभी आज थोड़ी और बढ़ गई, आशय तक बढ़ गई, आमाशय तक बढ़ गई,
ये इसको कहते हैं, अगला पड़ाव है, इसको बोलते हैं प्रकोप। अगर इस पड़ाव में ऐसा ही निदान सेवन चलता ही रहा, वैद्यों की उपेक्षा चलती ही रही, रुग्णों ने भी पेशेंट की रुग्णों ने भी अपनी अपनी एक उपेक्षा की, ध्यान ही नहीं दिया उस पर कि अरे कुछ ना कुछ हो रहा है, गेले 3-4 दिन से मैं गए 3-4 दिन से रोज ना कुछ दही खा रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, मेरे कुछ में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चौथे दिन भी आइसक्रीम खा रहा है। अभी जैसे मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है हमारे पुणे में कि कुछ ना कुछ पिज्जा वाले शॉप्स ओपन हो गए, तो लोग ऐसे खा रहे हैं कि जैसे कभी इन्होंने गले 50 सालों से पिज्जा देखा ही नहीं था। दिन में 2-2 बार पिज्जा खाने वाले बच्चे मैं देखता हूँ, यहाँ पे सुनाई देते हैं। तो ये जो है, ये उसकी उपेक्षा का एक रूपक मात्र है कि 2 दिन से खा रहा है पिज्जा, क्यों नहीं, अभी कभी कभी लोग आम खा जाते हैं। बहुत सारे घरों में, मैं ऐसे घरों में मैंने ऐसा देखा है कि आम का पहला एक आम जब बाजार में आ जाता है, तब से लेकर अब जब बाजार में ऐसा हो जाता है कि आम मिल नहीं नहीं मिलेगा इसके बाद, तब तक आम खाने वाले बहुत सारे घर होते हैं। उनको इसके पैसे कितने लगते हैं, क्या रेट होगा, इनकी फिक्र नहीं रहती। ऐसे मेरे दोस्त भी है कुछ, बाजार में पहला आम आ गया कि इनके घर में वो पेटी आ जाती है, और बाजार से जब तक मार्केट यार्ड बंद नहीं करता कि नहीं अभी आम नहीं है, तब तक ये मेरा दोस्त हर रोज कम से कम 1 डजन आम खुद खा लेता है, बाकी घर वाले अलग से खा लेता है। और बाकी वो चिकित्सा लेने के लिए आ जाता है, आम का सीजन खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाता है, बोलता है यार मेरे हर रोज एवरेज 1 डजन आम रोज खा रहा था, तो अभी कुछ ना कुछ आप करो। तो ये दूसरा पड़ाव अभी चला गया, तीसरा पड़ाव आ गया कि उन्मार्गगामिता, जो मैंने आपको एक उसका रूपक बताया कि सिग्नल पर खड़े और भौर भौर भोंग 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 कर रहे हैं, एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, तो उनको जब ये येलो लाइट लग जाता है तो एक्सीलेटर का स्पीड और भी बढ़ जाता है, और येलो लाइट के बाद जो ग्रीन लाइट लगता है, हरा दिया लगता है, तब ये सुसाट बिना कुछ सोचे हुए, जैसे कि अभी किसी रेस में जा रहा है, ऐसे हाई स्पीड में चले जाते हैं। तो ऐसी स्पीड की नौबत आ जाना, इसको कहते हैं उन्मार्गगामिता। तो यहाँ पे देश की व्याप्ति भी बढ़ गई, काल की व्याप्ति भी बढ़ गई। काल तो हमारे 1 दिन उपेक्षा की थी, 2 दिन उपेक्षा की थी तो प्रकोप हो गया, अभी 3 दिन हमारा निदान सेवन चलता ही हुआ आ रहा है, और उसके बाद ऐसा हो गया कि वो उन्मार्गगामी हो गए। तो उन्मार्गगामी हो गए और उन्मार्ग उनका शुरू हो गया, इसको उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं प्रसर। उन्मार्गगामी हो गए, कोपस से उन्मार्गगामी हो गए, क्षय प्रकोप, और उसके बाद पड़ाव आ जाता है कि प्रसर, वो जाते हैं, वो भूंग से चले जाते हैं। कुछ कुछ लोग थोड़े धीरे धीरे जाएंगे, कुछ कुछ लोग जिनको जल्दी है वो आगे बहुत 80 के स्पीड से जाएंगे। ऐसे व्यवहार में भी दिखते हैं, जैसे कि पानी से तालाब भरते हैं, नदियां भरती हैं, या छोटे छोटे कुंडे रहते हैं वो भरते हैं, तो उनका प्रसर होने की अलग अलग पद्धति रहती है। अब इसमें इस समय आप सब में से बहुत लोगों ने इडली खाई होगी, तो इडली का जो किण्वोदक पिष्ट रहता है, उसी का दृष्टांत ग्रंथों में दिया है, किण्वोदक पिष्ट समवेतना किमोद्रिक्तानां प्रसरो भवन्ति। तो हम देख सकते हैं व्यवहार में कि तालाब है, उसका प्रसर कैसे होता है, नदियों का प्रसर कैसे होता है, समुद्र में जब उफान आ जाता है तब उसका प्रसर कैसे रहता है। तो इसका इसका तात्पर्य क्या है कि देशिक व्याप्ति बढ़ती है, और वो आशय में कितना व्याप्त हो चुका है, प्रकोप में कितना आशय हो चुका है, और उन्मार्गगामिता का बल कितना है, इस पर उसका प्रसर का भी बल अवलंबित होता है। यानी अगर वो आशय इतना समुद्र जैसा आशय है, अगर इतना बड़ा व्याप्ति है, तो उसमें अगर उफान आ जाता है, तूफान कोई आ जाता है, तो उसकी व्याप्ति इतनी बड़ी रहती है कि आपने देखा है वो अभी जो बंगाल में हो गया है, वो आपने देखा है कैसे समुद्र में वो जब आ गया हरिकेन, तब उसने क्या तबाही मचा दी, वो देखा है आपने। बयान देखा होगा आपने, सुनामी देखा होगा। अब जब नदियों में भी अंदर से बाढ़ आ जाती है, तब दोनों छोर में पसरती है। तालाब में जब बाढ़ आ जाती है या पानी भर जाता है, तब वो सर्कुलर जो तालाब रहता है, वो सर्कुलर के चार पूरे सर्कल से पानी बहना शुरू हो जाता है, किसी एक सर्कल से नहीं। तो यही दृष्टांत हमारे शरीर में भी रहता है कि फलाने आशय से अगर उसके प्रसर शुरू होना शुरू हो गया, तो वो अलग से शुरू हो जाएगा।
फलाने अशय में हो गया तो इस दिशा से जाएगा, इस काल से इस गति से जाएगा, फलाने अशय में रहेगा तो इस गति से जाएगा। जैसे कि अगर आमाशय में संचिति होती है तो उसकी जाने की दिशा दो है, एक ऊर्ध्वगति होगी या अधोगति होगी। अगर ग्रहणी में संचित है तो ऊर्ध्वगति होगी, तेरी गति भी हो सकती है, और कहीं बस्ती में संचित है तो उसकी और गति हो सकती है। तो इसके अनुसार उसका आशय का एक देश कितना व्याप्त है, उन्मार्गगामिता कितनी है, ऋतुओं का बल कितना है, उसके अनुसार उस प्रसर का एक उसका एक बल तय होगा। तो ये घूमने निकलते हैं, ये उन्मार्गगामिता हो गई। उसके बाद जो घूमने निकलते हैं उसको बोलते हैं प्रसर। अब ये घूमने निकले दोष और कहीं ना कहीं रुक जाते हैं तो उसको कहते हैं स्थान संश्रय। ये स्थान संश्रय क्यों हो जाता है? तो उसके दो कारण है। जो प्रसर है उसका बल इतना ही है कि यहाँ जाकर ये रुकने वाला ही है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे किसी चौराहे पर कोई बोंग 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 कर रहा है, लेकिन कितना दूर जाएगा मालूम है हमें कि अगले चौराहे पर और एक सिग्नल है, तो वहां जाकर उसको रुकना ही पड़ेगा। तो कितना भी स्पीड हो, 80 का हो, 90 का हो या 40 का हो, अगले चौराहे पर जाकर उसको रुकना ही है। तो इसको बोलते हैं स्थान संश्रय। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो अगले जो रास्ता है उसमें कोई एक ट्रैफिक जाम हुआ है तो भी वो भी वहां रुकना पड़ेगा उसको। कोई ट्रक एक बीच में आया है तभी उसको रुकना पड़ेगा। तो ऐसे जो प्रसर होता है उसका बल कम हो या ज्यादा हो, बल अच्छा हो तो भी अगर कोई ना कोई समस्या आ जाती है, ट्रक बीच में आ गया, तो उसको रुकना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्थान वैगुण्य। यत्र संगह ख वैगुण्य। तो ख वैगुण्य है, उसको स्रोतों की कुछ वैगुण्य हो गया तो उस प्रसर वाले दोष को रुकना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसा समझो कि इसका ये बहुत स्पीड से चला गया लेकिन पेट्रोल ही खत्म हो गया उसका गाड़ी का, तो उसको थोड़ा एक 4-5 किलोमीटर जाके रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों, तो वहां पे वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसकी एक जाने की क्षमता, जाने का बल उतना ही रहता है कि यहाँ से अगर छूट गया तो 4 किलोमीटर ही जाएगा, तो इसलिए वो रुक जाता है। इसे दो प्रकार से ये स्थान संश्रय हो जाता है। और वहां पे ये दोष वैषम्य जो हो जाता है, वहां पे जो स्थान संश्रय हो जाता है उसके अनुसार वो अपना अपना कुछ स्वभाव बना जो है, जो अभी तक बना है, क्षय से लेकर प्रकोप से लेकर प्रसर से लेकर जो अपना अपना कुछ उसका स्वभाव बना है। जैसे कि कोई गुंडा है तो अगर किसी रुक जाता है, कोई ट्रक वाले से, ट्रक वाला बीच में आ गया तो रुक जा, तो वो ऐसे धीरे से नहीं बैठेगा। वो ट्रक वाले को 10 गालियां देगा, उसको कुछ सुनाई देगा। अगर पुलिस वाला खड़ा है तो उसको 4 गालियां देगा। अगर कोई सीधा साधा उसमें तो देखेगा कुछ मदद करने के, नहीं देखेगा। ऐसे उसके कुछ लक्षण अभिव्यक्त हो जाते हैं। जो दोष अब तक प्रसरावस्था में गए हैं, चय अवस्था से लेकर प्रकोपावस्था से लेकर प्रसरावस्था में गए हैं और किसी स्थान पे रुके हुए हैं, तो उनका जो इस विकृति का एक वैषम्य का जो स्वभाव बन गया है, उसके अनुसार वो अपने आप को वहां पे एक पेश करेगा। अगर वो झगड़ालू है तो झगड़ा करेगा, अगर झगड़ालू नहीं है तो वो स्थान संश्रय की जो समस्या है वो दूर करने का प्रयत्न करेगा। अगर उसका स्वभाव झगड़ा करने का नहीं है, सिर्फ ऐसे बैठे रहने का है, तो सिर्फ बैठा रहेगा, देखता रहेगा, कोई आएगा, पुलिस आएगा, ये सब कचरा साफ करेगा, तो हम चला जाएंगे, ऐसे देखा रहेगा। तो देखेगा कि, तो ये है उसका एक स्थान संश्रय का एक स्वभाव, जहाँ पे जाता है और अपने स्वभाव के अनुसार ये दोष वैषम्य अपने आप को अभिव्यक्त करने लगता है। इसको कहते हैं रूप अवस्था। जैसे कि संताप लक्षणों जराहा, ये कहीं ना कहीं रुक गया, ये दोष वैषम्य हो गया और ये कहीं ना कहीं रुक गया, तो संताप का लक्षण उसने व्यक्त किया तो उसका बन गया ज्वर। तो ये दोष वैषम्य चय अवस्था में गया, प्रकोप अवस्था में गया, उसके आगे भी चला गया, तो उस और उसने एक अपना स्वभाव व्यक्त कर दिया कि गुदे न बहुत रहो शरणम, उसको कहते हैं हम ऑफिसर। इसको कहते हैं रूप की अवस्था। अभी ये जो सब गतिमानता थी वो परिवर्तनीय थी। अब कुछ ऐसी गति आ जाती है, एक स्थिति आ जाती है कि गतिमानता एक स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप धारण करती है। यानी कि क्षय प्रकोप प्रसर में जो गतिमानता थी वो थोड़ी सी परिवर्तनीय थी।
लेकिन अब जो उसको रोका गया है, वो गुंडे को रोका गया है ट्रैफिक जैम में, तो कुछ ना कुछ उसमें अपनी अभिव्यक्ति करेगा। तो ये थोड़ी सी उसकी जो डायनामिज्म थी वो बंद हो गई, वो वहां पर रुक गया, तो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। और ये जो उसकी एक थोड़ी सी अपरिवर्तनीय स्थिति आ जाती है, तो उसको कहते हैं रूप। अब इन सब पड़ावों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण आगे चलने वाले वक्ता करने वाले हैं, और उनके निदान के चिकित्सा के अनुभव भी बताएंगे, इसलिए मैं हर एक व्यवस्था का विवरण नहीं करूंगा, कुछ व्यावहारिक बातें बताऊंगा सिर्फ। मैंने ऐसा बहुत बार महसूस किया है कि वैद्य लोग उपस्थित लक्षणों का, ज्यादातर ये नए वैद्य जो होते हैं ना, ये उपस्थित लक्षणों का समूह इकट्ठा करके उसका निदान करते हैं, व्याधि का नामाभिधान करते हैं। तो मेरा ये प्रथम प्रतिपाद्य है कि ऐसे ही 4-5 लक्षण देखकर पुरुषावृतवाद, व्यानावृतापन ऐसा निदान ना करे। हेतु सेवन से लेकर दोष वैषम्य की देशिक और कालिक व्याप्ति सम्यक समझ ले और लक्षणों पर विचार करे। कुछ ऐसे निदान मैं सुनता हूँ, बहुधा नेत्र संधिपात, मैंने एक मेरे दोस्त का निदान सुना, बहुधा नेत्र संधिपात, भौचक्का रह जाता हूँ मैं। पर 3 दिन में यार बहुधा नेत्र संधिपात कैसे हो जाएगा? ऐसे मैंने उसको पूछ लिया। हाँ नहीं यार, 2 दिन से मलावष्टम्भ और पुरुषावृतवाद कहेंगे आप? 2 दिन से अगर मलावष्टम्भ है तो उसको पुरुषावृतवाद कहेंगे आप? उसकी एक जो देशिक और कालिक व्याप्ति कैसे कैसे किस तरह से बढ़ी है, ये आपने देखा नहीं, और सिर्फ मलावष्टम्भ है तो आपने उसका निदान कर लिया कि पुरुषावृत हुआ। भैया थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि जब आप निदान करोगे तब आपको क्या करना चाहिए कि निदान हेतु सेवन से लेकर देशिक व्याप्ति और कालिक व्याप्ति किस तरह से बढ़ी है, किस दिशा से बढ़ी है, और कहां से अभिव्यक्त होने लगी है, इस सब का ध्यान रखकर आप उसका एक मैपिंग करें हर एक पेशेंट का, चाहे वो अम्लपित्त का पेशेंट हो, नहीं तो पुरुषावृतवाद का हो, नहीं तो रुद्र का पेशेंट हो। हेतु सेवन से लेकर आज तक क्या हुआ है इसका आप विवरण करें। अभी इसमें अचय प्रकोप है, काल है, इसका विवरण तो जो चय वाले प्रकोप वाले गुरुजी है वो करेंगे कि अचय प्रकोप क्या होता है, उसके लक्षण क्या होता है, वो कैसे उसका परीक्षण करना चाहिए, शरीर पर क्या दिखता है, मनो पर क्या असर दिखता है अचय प्रकोप का, ये सब वो विवरण वो करने वाले हैं, मैं उसमें नहीं जाने वाला। सिर्फ एक कैनवास स्पष्ट कर रहा हूं कि षटक्रिया काल का कैनवास स्पष्ट है कि दोष वैषम्य का एक देशिक और कालिक एक उसका समीकरण बनता जाना, एल्गोरिदम बनता जाना। और अभी ये जो अब करना है, जो मैं कह रहा था कि आप निदान करना है, तो सिर्फ 2-4 लक्षण इकट्ठा करके कि अरे ये 4 लक्षण मैंने कंठस्थ किए थे और ये पुरुषावृतवाद के लक्षण है, तो चलो ये पुरुषावृतवाद, ये मैंने आपके लक्षण कंठस्थ किए थे, भुग्नेत्र संधिपात में यही लक्षण दिखते हैं, ये भुग्नेत्र संधिपात, ऐसा कृपया मत करो। जो एक्सिस हमने बाजू में रखा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक व्यक्ति सापेक्षता का जेड एक्सिस हमने बाजू में रखा था, वो अभी इसमें जोड़ लो, और उसके बाद आप उसका एक 3D उसका मैपिंग कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अभी देशिक, कालिक और व्यक्ति सापेक्षता की कौन से पॉइंट पर खड़ा है, और उसके बाद आप उसका निदान कर लो, उसकी साध्यता तय कर लो, और उसका आपका एक आगे वाला प्रवास आपको मिल जाएगा। और ये जो है क्षय प्रकोप वाले गुरुजी तो आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ इतना अध्ययन जब हम कर लेते हैं षटक्रिया काल का, तब मेरी ये प्रार्थना है कि थोड़ा और उसमें जोड़ ले। यानी कि जैसे अगर प्रकोप के लक्षण के अध्ययन कर ले, तो प्रकोप के अंडर ही आप वृद्धि लक्षण, प्रकोप लक्षण, सन्निपात लक्षण, क्षय लक्षण और अचय प्रकोप के लक्षण भी उसमें समाविष्ट कर ले। दोहराता हूं, षटक्रिया काल में यद्यपि सुश्रुत जी ने बताया नहीं है, फिर भी आप षटक्रिया काल में अगर आपको प्रकोप का अध्ययन करना है, कि प्रकोप अवस्था का मैपिंग करना है, आपको देशिक और कालिक में अवस्था में प्रकोप का ये करना है, और व्यक्ति सापेक्षता जेड एक्सिस मैंने बताया, तो आप प्रकोप लक्षण के ही, प्रकोप अवस्था के अंतर ही वृद्धि लक्षण जोड़ दे ग्रंथों में आए हुए, प्रकोप के लक्षण तो ग्रंथों में आए हुए, सन्निपात के जो लक्षण आए हुए वो भी जोड़ ले,
दोषों के क्षय का भी लक्षण जोड़ ले और अचय प्रकोप के लक्षण जो आए हैं सुश्रुत में वो भी जोड़ ले। जब आप प्रसरक का एक अध्ययन करेंगे तब आप प्रसरक का अध्ययन करें, प्रसर के लक्षण देख ले, गतत्व के लक्षण देख ले, आवरण के लक्षण देख ले और आशयापकर्ष के लक्षण भी देख ले। यानी कि प्रसर के अंतर्गत ही आप, यद्यपि सुश्रुताचार्य ने ये नहीं कहा है, तब उसकी एक व्याप्ति पूरी की पूरी इतनी बढ़ जाती है मैपिंग की, तब आप प्रसर के लक्षण, प्रसर के अंतर्गत ही प्रसर का, गतत्व का, आवरण का और आशयापकर्ष के लक्षणों का भी अध्ययन कर लें। स्थान संश्रय में स्थान संश्रय, स्थान विशिष्ट लक्षण और व्याधियों के जितने पूर्व रूप बताए हुए हैं उन सब पूर्व रूपों का अध्ययन करें। स्थान संश्रणा वृद्धा वायुआदि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति लयनम पूर्वरूपम तदुच्यते, ये आप सबको मालूम है। और व्यक्ति अवस्था के लक्षण में रूप लक्षण जोड़ ले और भेद के, इसमें भेद जो अवस्था आएगी उसमें जीर्ण लक्षण है, व्याधि जीर्णता के लक्षण है, अवदीर्ण के लक्षण है, शारीरिक विकृति, रचना विकृति होगी तो, और अनिष्ट लक्षण जो है उसका भी अध्ययन आप इसी अवस्था में करें। यानी कि कंसेप्ट है षट क्रिया काल की सुश्रुत जी की, फिर भी अगर आपकी थोड़ी सी एक व्याप्ति आपको बढ़ानी है, इसका एक मैपिंग का अगर आपको एक लोकस फोकस बढ़ाना है, तो आप, मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि प्रकोप लक्षण में ही वृद्धि लक्षण, प्रकोप लक्षण, सन्निपात लक्षण, क्षय लक्षण और अक्षय प्रकोप के लक्षण ये अध्ययन करें। प्रसर में प्रसर, गतत्व, आवरण, स्थितत्व, आशयापकर्ष इन सब का समावेश करें। स्थान संश्रय में स्थान संश्रय विशिष्ट लक्षण, रूप लक्षण इन सब का समाविष्ट करें। व्यक्ति अवस्था में रूप के लक्षण का और भेद अवस्था में जीर्ण लक्षण, अवदीर्ण लक्षण और अरिष्ट लक्षण। तो सारांशतः षटक्रिया काल को दोष वैषम्य का देशिक कालिक तथा परिस्थिति सापेक्ष प्रवास एक होता है, इस रूप में देखने का प्रयास करें। दूसरी बात, षटक्रिया काल का कैनवास सिर्फ सुश्रुतोक्त लक्षण तक सीमित ना रखा है। जैसे कि कहा गया है, फिर दोहराता हूं, अन्य लक्षणों का परतंत्रावलोकन तंत्रयुक्ति से स्वीकार करें और अपनी सूझबूझ बढ़ाए। प्रकोप में वृद्धि, प्रकोप, सन्निपात, क्षय, अक्षय प्रकोप। प्रसर में प्रसर, गतत्व, आवरण, आशयापकर्ष, स्थितत्व। स्थान संश्रय में पूर्व रूप लक्षण, स्थान विशेष लक्षण और मैं भूल गया लीन दोष लक्षण। ये भी स्थान संश्रय ते कदाचित कुप्यंती अन्य श्रेयेषु अपि लीना मार्गेषु तिष्ठन्ति, ये जो कहा गया है, तो इसलिए स्थान संश्रय के अभ्यास में ही, अध्ययन में ही लीन दोषों का भी अध्ययन आप करें। व्यक्ति के लक्षण में रूप का लक्षण और भेद में जीर्ण, अवदीर्ण लक्षण और अरिष्ट लक्षण, इसका इस्तेमाल करें। अब इसकी उपयोजना देखते हैं। ग्रंथों में तो इसकी उपयोगिता स्पष्ट वर्णन है, आगे महानुभाव भी कहेंगे। मैं थोड़ी अलग बात करूंगा क्योंकि ग्रंथों में जो कहा गया है उसके विवरण तो मेरे आगे आने वाले विद्वान सब करने वाले हैं। तो मेरी एक बात ऐसी है जिसमें मैं गए अनेक सालों से काम कर रहा हूँ, जो व्याधि उक्त है उसके निदान चिकित्सा के अवस्था में, उसके निदान चिकित्सा की अवस्था षटक्रिया काल में हो जाती है। पर इस संकल्पना की विशेषता यह है कि जो व्याधि ग्रंथों में वर्णित नहीं है पर व्यवहार में हमें पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसे व्याधि और लक्षणों के लिए भी षटक्रिया काल की अध्ययन की व्यवस्था अतीव लाभदायी होती है, ऐसा मेरा एक अनुभव है। भाई अनुक्त व्याधि क्या है, यह आज का अधिकरण नहीं है, इसलिए अनुक्त क्यों कहते हैं, नया क्यों नहीं कहते हैं, निदान कैसे करते हैं, इत्यादि इत्यादि विषयों पर चर्चा आज नहीं होगी। मेरा पुस्तक है नवीन व्याधि व आयुर्वेद, उसमें उसका पूरा विवरण है। मेरे शायद व्याख्यान भी कहीं उपलब्ध हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुझे आप कृपया बता दें, अगर मेरे पास नोट्स है तो मैं आप भेज दूंगा। संक्षेपतः हम ऐसा कहेंगे कि समझो कैंसर है या किडनी डिसीज है, इसको अगर हम एक नए रोग के रूप में देखते हैं या अनुक्त व्याधि के रूप में देखते हैं, तो उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें उसका षटक्रिया कालात्मक विवरण करना जरूरी होता है। करने का फायदा होता है, ये मैंने देखा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं,
एक गणेश करसखेड़े जी है और एक प्रमोद धुमाड़ है, उन्होंने एमफिल किया था। उनका विषय एक का था कि कार्डियक प्रॉब्लम्स का अनुक्त व्याधि के हिसाब से अध्ययन। तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसका आयुर्वेदीय विश्लेषण लगभग 30 या 40 ऐसी अवस्था में हो सकता है, और हर एक का उन्होंने षटक्रियाकारात्मक विवरण किया था। यानी कि कहने के लिए तो एमआई है, हमारे पास पेशेंट आ जाता है, बोलता है मुझे एमआई हुआ था, तो हम एमआई की चिकित्सा हृदरोग से करेंगे तो वो अव्याप्त हो जाता है, ये तो सबको मालूम है, ठीक है ना, कि एमआई है तो चलो हृदरोग, क्या ये किडनी डिसीज है तो समझो अभी सिर्फ गुला छंद्र प्रभा देना, ऐसा अगर हम चिकित्सा करते हैं तो वो बिल्कुल अव्याप्त हो जाता है, सम्यक व्याप्त नहीं हो जाता। तो क्या करना पड़ता है, ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, जरूरी नहीं है कि एमआई का जैसे कि कैंसर, सीए ब्रेस्ट वर्णन हो, जरूरी नहीं है। आप दोषों के हिसाब से उसका एक मैपिंग कर सकते हैं, उसका षटक्रियाकारात्मक व्यापिंग कर सकते हैं और उसको बताया। तो जैसे मैंने कहा था कि गणेश करसखेड़े और प्रमोद धुमाड़ जी ने कार्डियक एमआई का और किडनी डिसीजेस का एक ऐसा आयुर्वेदीय निदान के हिसाब से अध्ययन एमफिल के लिए किया था, और उन्होंने पाया था कि जिसको आयुर्वेदीय आधुनिक तत्वज्ञान में आधुनिक लोग किडनी डिसीज कहते हैं, उसकी आयुर्वेदीय लगभग 40 निदान हो सकते हैं। इसको एमआई कहते हैं, उसके लगभग 35 से 40 लेकर आयुर्वेदिक निदान हो सकते हैं, और इसका दोषावशन में हर एक का अलग अलग है, इसके हेतु अलग अलग है। तो अभी मैंने खुद ने भी कुछ ऐसे अलग अलग व्याधियों का, अनुक्त व्याधियों का एक हमारा अध्ययन किया है। तो कुछ साल पहले हमारी एक सहकारी है, पुणे की ही है, वैद्या प्रज्ञा अप्टिकर जी, ठाणे में रहती है, बड़ी मशहूर है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने एक शायद परिसंवाद आयोजित किया था ठाणे में, पीसीओएस, पीसीओडी पीसीओएस का। तो मैं जब यहाँ पे देखता था पुणे में क्लिनिकल मीटिंग्स चलते रहते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ लोग रहते हैं कि पीसीओएस के लिए हम ये चिकित्सा देते हैं, तो मैं तो चक्कर रह गया यार, पीसीओएस के लिए ये ऐसी चिकित्सा कैसे हो सकती है, ये थोड़ा आयुर्वेद तत्वज्ञान है। तो सौभाग्यवश ऐसा हुआ कि प्रज्ञा जी का कुछ संपर्क हुआ, उन्होंने कहा सर आपको यहाँ आना चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं उधर आ सकता, लेखन कर सकता हूँ। तो मैं पीसीओएस का आयुर्वेदीय षटक्रिया कालात्मक विवरण उसको भेज दिया कि पीसीओएस का षटक्रिया कालात्मक विवरण ऐसे होता है, और हर एक अवस्था रूप व्याधि के 6 अवस्था में ये लक्षण दिखते हैं, उसकी चिकित्सा ऐसी हो जाती है। प्रकोप अवस्था में ये लक्षण दिखते हैं, उसकी चिकित्सा ये जाती है, और ये जब भेद हो जाता है तब वो अप्रतिकार्य होता है, यानी कि आयुर्वेदीय चिकित्सा के परे चला जाता है। ऐसा मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि हर एक को वो उसको उसकी मान्यता हो, लेकिन मेरा ये कहना था, जो मैंने लिख दिया, आपको वो सब मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्ञा जी से आप संपर्क करें तो आपको चार्ट भी भेज सकती है। तो ये एक उसका षटक्रिया कालात्मक का एप्लीकेशन हो गया कि उक्त व्याधि में तो होगा, जो आपके आगे चलने वाले सब गुरुजी है, व्याख्याता है, बड़े विद्वान है, वो बिल्कुल अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव से, अपने अपने व्यासंग से बताएंगे। लेकिन एक थोड़ा अलग पॉइंट मैंने रख दिया, अलग एक परिप्रेक्ष्य आपके सामने रख दिया कि इस परिप्रेक्ष्य में जो अनुक्त व्याधि है, तो अनुक्त व्याधियों की चिकित्सा करने के लिए अगर आप उसका एक दोष वैषम्य का मैपिंग कर ले XYZ एक्सिस पर, तो आपको उसका एक षटक्रिया कालात्मक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने शुरू में किया था कि आप कागज पेन लेकर बैठ जाइए। अब आपके सबके दिमाग में कोई ना कोई पेशेंट आया होगा, सीए ब्रेस्ट है, या कुछ किडनी डिसीज है, या कोई पृष्ठशूल है, जैसे कि हमारे मंगेश जी का बड़ा अच्छा उनका एक चहेता सब्जेक्ट है एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो इसका भी अभी मैं लिख रहा हूँ, उनकी ही आज्ञा है, तो एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोसिस का भी एक षटक्रिया कालात्मक विवरण में लिख रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से सोच अपनी बना ले षटक्रिया काल की, तो आपको पेशेंट का एक विजुअलाइजेशन पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। तब आप ये जब मेरा लेक्चर खत्म होगा, तब आप कल 6 अवस्था में प्रवेश करेंगे,
छह अवस्था से पहले अगर आपकी एक विजुअलाइजेशन पूरी हो जाती है, तब कल से जो गुरुजी पढ़ाने वाले हैं बड़े विद्वान हैं, सब एक से एक बड़े विद्वान हैं। मेरा सौभाग्य है कि उन सब ऐसे गाने के महफिल में ऐसा रहता है ना कि सबसे छोटा जो रहता है ना, नया वाला, उसको पहले बिठाते हैं गाने के लिए। तो ऐसे मैं पहले आज बैठा हूँ और समारोह करेंगे हमारे धर्माधिकारी गुरु जी। तो ऐसे शुरुआत मैंने की है। तो एक आप अगर विजुअलाइजेशन शुरू कर दे, किसी एक पेशेंट को पकड़िए आप, यानी फिजिकल नहीं वर्चुअल पकड़िए, उसके लक्षण को देखिए और उसका मैपिंग करना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे में आपका मैपिंग पूरा हो जाएगा और आप उसका एक प्रवास कैसे हुआ है, देशिक कालिक और व्यक्ति सापेक्ष प्रवास, इसका एक आपको पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। अगर आप में से कोई कंप्यूटर जानता है तो बिल्कुल इसके अलग अलग एल्गोरिदम भी बना सकता है। अगर कोई बनाना चाहता है तो मैं मदद कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। ये हो गया मेरा एक परिप्रेक्ष्य। और दूसरा परिप्रेक्ष्य जो मैं खुद करता हूँ वो आपको बताता हूँ, और वो परिप्रेक्ष्य है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अभी अगर आपके पास कागज पेन है तो मेरा एक काम आप कर दीजिए। किसी ने कहा है कि पीपीटी शेयर कुछ गड़बड़ है भैया, तो ऐसा करते हैं कि मैं इनको मेल कर देता हूँ आज मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद, और वो आप सबको शेयर करेंगे। आप लेक्चर भी, पीपीटी आप 6-7 ही स्लाइड्स है तो आप देख सकते हैं, और उसमें कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है। आपको ये विजुअलाइजेशन होने की जरूरत है, बाकी सब तो ठीक है। कल से आपको बड़े विद्वान पढ़ाने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि ये दूसरी जो बात है, दूसरा जो परिप्रेक्ष्य में देने वाला हूँ, पहला परिप्रेक्ष्य मैंने दिया कि षटक्रिया काल का उपयोग अनुक्त व्याधि में कैसे करें। अब दूसरा दे रहा हूं कि व्याधि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में षटक्रिया काल का एक, इसको मैं कहता हूं प्रेडिक्टिव उसका एक मैकेनिज्म कैसे रहता है। जैसे कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है, फलाना फलाना काम करता है, तो उसका आप एक देश काल परिस्थिति सापेक्ष उसका एक मैपिंग करना शुरू कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं आप सबको एक एक्सरसाइज देता हूँ। मैं पुणे का हूँ, इसलिए मेरे जो पास है, या आप अगर मुंबई के अलग अलग गांव के हैं तो आप उसके अनुसार आपका उदाहरण बना लीजिए। लेकिन मैं पुणे का हूँ, इसलिए मेरे जो अनुभव करता हूँ वो इसमें से एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। उदाहरण के तौर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपके पास कागज पेन है तो लिख लीजिए। एक 25 साल का आदमी है, आईटी इंडस्ट्री में काम करता है। 60 किलोमीटर वन साइड ट्रैवल करता है। सुबह 9 बजे घर से निकलता है, 10 बजे कंपनी में, या 8 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंच जाता है। 10 बजे पहुंचने के बाद वहां पे चाय पीता है, काम शुरू करता है। 1:30 बजे लंच करता है, 15 मिनट में लंच फिनिश करता है, खत्म करता है। उसके बाद या तो स्मोकिंग करता है, नहीं तो बास्केटबॉल खेलता है। 2 बजे से लेकर फिर काम में जुड़ जाता है। 4 बजे उसके टेबल पर ही कॉफी आ जाती है। 6 या 6:30 बजे वो वहां से निकलता है, बस के लिए खड़ा रहता है। और जो सुबह अंतर उसने 1 या 1.5 घंटे में काट लिया, उसको वापस आने में 2.5 या 3 या 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो सुबह घर से निकला हुआ आदमी, 8:30 बजे निकला हुआ आदमी रात को 10 बजे पहुंच जाता है। 10 बजे पहुंच जाने के बाद खाना खा लेता है, सो जाता है। नहीं तो ऑफिस का कुछ बचा हुआ काम जो रहता है वो कर लेता है। 25 साल का आदमी है, शादी नहीं हुई है। तो आप इसका एक मैपिंग करना शुरू कर दीजिए कि ये आदमी अभी 25 साल का है, अगले साल वो 26 साल का हो जाएगा, तब भी उसका यही स्ट्रीम रहेगा। 3-4 साल के बाद वो 29-30 साल का हो जाएगा, तब भी उसका सिस्टम यही रहेगा। बीच में उसका शादी हो जाएगी 28 साल में, तभी उसका यही सिस्टम रहेगा। तो इसका दोष का जो वैषम्य है, हर एक दिन जो होने वाला है, वो देशिक स्तर पर और कालिक स्तर पर और उस व्यक्ति के स्तर पर कैसे बढ़ता जाएगा। तो अगर 25 साल का आदमी है तो 1 साल के बाद उसके वात का क्या होगा,
उसके पित्त का क्या होगा, उसके कफ का क्या होगा, शादी के बाद उसके वात का क्या होगा, उसके पित्त का क्या होगा, उसके कफ का क्या होगा। अगर ये जरा 10 बजे आता है, इतना उसका एक कलमा बन जाता है, तो शादी के बाद ये घर आने के बाद संतान प्राप्त्यर्थ मैथुन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये आपके सबके अनुभव है, मैं सिर्फ उसको बता रहा हूँ। हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं, लड़का आता है, लड़की आती है 30 साल के, सर अभी 4 साल से ऐसे ही काम कर रहे हैं, मैं अभी प्रेगनेंसी की चाह है, लेकिन जब घर आते हैं तब एक दूसरे का चेहरा देखने की भी इच्छा नहीं रहती, तो हम क्या करें। आते हैं ना पेशेंट, आपके पास भी जरूर आते होंगे ऐसे पेशेंट। तो आप अगर 25वें साल में भी, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पुणे में, हम लोग करते हैं कि 25वें साल में जब वो नौकरी पे जाता है तभी बता देते हैं कि भैया देख, अगर आपको यही काम 5 साल करना है, 10 साल करना है, 20 साल करना है, तो हर एक साल में आपको ये गड़बड़ हो जाएगी। तो तू क्या कर, तू गाड़ी में बैठना है तो हर एक दिन उसी सीट पर मत बैठा कर, हर दिन सीट बदल एक बार, हर दिन दिशा बदल। आज लेफ्ट पे बैठा है तो कल राइट में बैठ, आज लेफ्ट के पहले सीट पर बैठा है तो कल राइट के 5वीं सीट पर बैठ, अगर आज विंडो सीट पे बैठा है तो कल इधर बैठ। ऐसे सब बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसके पीठ का एक ही तरह का उस पर आघात होता रहेगा। हम्म? एक बात, दूसरा कहेंगे कि खाने के बाद तू जो वहां पे जाके ये बास्केटबॉल खेलता है वो बंद कर, नहीं तो तुझे ये कफ के विकृति के लक्षण हो जाएंगे। स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी बंद कर, नहीं तो तुझे कफ विकृति और पित्त विकृति और आमाशय विकृति, तुझे 30वें साल में अल्सर होने वाला है भैया। ऐसे आपका एक एल्गोरिदम अपने आप में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी उसका एक यह हो गया ना, ठीक है ना। तो ऐसा आप एक प्रेडिक्शन उसका कर सकते हैं, और उसके अनुसार आप उसको एक प्रेडिक्टिव, एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है आपका। ठीक है ना। एक उदाहरण पेश करूंगा और मैं ठहरूंगा कि जैसे मैंने किया है हमारे पुस्तक में बर्निंग फीट सिंड्रोम का षटक्रिया कालात्मक वर्णन मैंने किया है। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम ये तो ग्रंथ में वर्णन नहीं है। अगर हमारे पास कोई आ जाता है कि देखो मुझे बर्निंग फीट सिंड्रोम है, तो हम बर्निंग फीट सिंड्रोम, हाँ ये पित्त है, एकांतिक पित्त है, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या होता है, तो पहले देखना पड़ता है कि ये सार्वदैहिक है कि एकदेशीय है। तो फीट ये मतलब एकदेशीय है, तो शाखा है कि मर्मस्थी गति है। तो सार्वदैहिक बर्निंग का एक अंश बर्निंग फीट है, तो क्या होगा, ये स्वतंत्र होगा नहीं तो परतंत्र होगा। स्वतंत्र होगा तो पित्त प्रकोप होगा, नहीं तो पित्त वृद्धि होगी, नहीं तो पित्त प्रसर होगा या पित्त नानात्मज होगा। परतंत्र है तो उपद्रव होगा, नहीं तो उदरक होगा, नहीं तो गत होगा, रसगत पित्त होगा, रक्तगत पित्त होगा, मांसगत पित्त होगा, या आशयापकर्ष होगा। हम्म? और नहीं तो परतंत्र ही है लेकिन वो आवरण भी हो सकता है, पित्तावृतवात हो सकता है, रक्तावृतवात हो सकता है, पित्तावृत प्राण हो सकता है, पित्तावृत समान हो सकता है, पित्तावृत व्यान हो सकता है, या पित्तावृत अपान हो सकता है। यानी कि अगर हमारे पास एक बर्निंग फीट सिंड्रोम आ गया, तो उसका विवरण षट क्रियाकारात्मक करते जाएंगे। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये एकदेशीय है, सिर्फ फीट का है, या सार्वदेहिक दाह का एक पार्ट है, एक सबसेट है बर्निंग फीट। मैं दोहराता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सार्वदेहिक एकदेशीय है तो देखना पड़ेगा कि शाखागत है कि कुष्ठ मर्माशी संधिगत है, गत है। सार्वदेहिक है तो देखना पड़ेगा कि स्वतंत्र है कि परतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो पित्त प्रकोप हो सकता है, पित्त वृद्धि हो सकती है, पित्त प्रसर के लक्षण हो सकते हैं, पित्त प्रसर का लक्षण हो सकता है, या तो पित्त नानात्मज व्याधि हो सकता है, ठीक है ना। परतंत्र है तो या तो उपद्रव होगा, नहीं तो उदरक होगा, नहीं तो गत होगा, नहीं तो आवरण होगा। गत होगा तो रसगत पित्त होगा, नहीं तो रक्तगत पित्त होगा, नहीं तो मांसगत पित्त होगा, नहीं तो आशयापकर्ष होगा। अगर आवरण है तो पित्तावृत वात हो सकता है, रक्तावृत वात हो सकता है, पित्तावृत प्राण हो सकता है, पित्तावृत समान हो सकता है, पित्तावृत व्यान हो सकता है, पित्तावृत अपान हो सकता है। मेरे गुरु जी वैद्य रमेश नंदन, ये ठीक है ना, ये समझ में आ गया। आपने लिख लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो भेज दूंगा मैं नोट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चरक जी ने दिया है तो मैं सिर्फ उनकी डिलीवरी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे मेरा कुछ हप्पा बना के रखा हूँ।
फटीग सिंड्रोम का मेरे गुरुजी ने, रमेश नारद जी ने ऐसा ही विवरण किया है। फटीग सिंड्रोम की दोष वृद्धि के लक्षण अगर है फटीग, तो वात का वात के लक्षण क्या दिखेंगे उसी फटीग सिंड्रोम में। फटीग सिंड्रोम होता है ना, अभी दिखता है फटीग सिंड्रोम हुआ है, ऐसे कहते हैं। तो दोष वृद्धात्मक अगर वो फटीग है तो वात प्रधान होगा तो अल्प बलत्व और मोह दिखेगा। पित्त प्रधान होगा तो बल हानि और इंद्रिय दौर्बल्य दिखेगा। तंद्रा और श्वेतांगता दिखेगी तो कफ प्रधान नहीं होगा। अगर पित्त प्रकोप दोष प्रकोप अवस्था का लक्षण है तो श्रम है, ग्लपन है तो वात का प्राधान्य होगा। पित्त नानात्मज हो सकता है, या तंद्रा इंद्रियों पर घात हुआ है तो प्रकोप का लक्षण है, बर्निंग फिट फटीग सिंड्रोम, और वो कफ की विकृति का लक्षण है। तो मुझे लगता है कि आज का कैनवास आपको समझ में आया होगा। एक सारांश की बात करता हूँ और समाप्त करता हूँ। तो सारांश की बात यह है कि षटक्रिया काल का कैनवास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें आप देश काल और व्यक्ति सापेक्षता का एक 3D मॉडल अब जितना चाहे उस पर एक चित्र बना सकते हैं। ये एक बात हुई। और इस चित्र का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, वो तो उक्त व्याधि में होता है, जो से सब गुरुजी बताने ही वाले हैं। अनुक्त व्याधि जो है उनका निदान और उनकी चिकित्सा करने के लिए उनका उपयोग होता है, ये एक बात है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बताया कि उसका उपयोग हम अनुक्त व्याधि में भी करेंगे और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी करेंगे, तो इसको कहते हैं अतिदेश तंत्र युक्ति। यानी जो षटक्रिया काल में कहा गया है उसी का आधार लेकर हम उसी के तत्वों का अतिरेश करेंगे अनुक्त व्याधियों में और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, या उसको कह सकते हैं स्वस्थ रूप। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आज का ये करंट बड़ा एक अच्छा शब्द है, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो हम स्वस्थ रूप डिजाइन के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद। कल से आप इस कैनवास पर अलग अलग चित्र बनाएंगे। अभी तो कैनवास देखा होगा आपने कि लगभग 100 फीट बाय 100 फीट का बड़ा कैनवास है। और आपके जो कल से आने वाले गुरुजी है उनकी एक खासियत है कि वो इसका एक छोटा सा भी 1 सेंटीमीटर का बाय 1 सेंटीमीटर का भी कोना ऐसे बिना पेंट किए हुए नहीं छोड़ेंगे। तो यद्यपि कैनवास हमारा 100 फीट बाय 100 फीट का है, लेकिन मेरी ये पूरे मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे आगे चलने वाले गुरुजी है वो हरे ये 100 फीट बाय 100 फीट का जितना एरिया होता है उसमें से 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का भी पूरा उसका विवरण आपके सामने पेश करेंगे। तो आप सबके लिए आप सबका धन्यवाद। एक कुछ शंका आई है, सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट शारीरिक नॉर्मल दोष लक्षण एंड विषम दोष लक्षण अनुक्त व्याधि। अरे बाप रे, तो ये किसी ने पूछा है तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी विस्तार से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कल से आपको जो जो बताने वाले गुरुजी है वो इस पर चर्चा करेंगे। अगर नहीं होता है तो इस सब सत्र के बाद हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप सबको धन्यवाद। सर एक और प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। Sometimes there are many strotas are involved, and then how to interpret various lakshans of various strota dushti, which may belong to various stages of chay, prakop, like these stages. Can you just brief it? अभी ये जो है ना स्रोतस या और कोई, ये सब हमारे जेड एक्सिस पे आता है उस व्यक्ति की। तो उस वो जेड एक्सिस मैंने बताया उसमें क्या आता है, दुष्यम देशम बलम कालम मंडलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्म्यम तथारम आवश्यक प्रतिविधा, ये सब उस जेड एक्सिस पर आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये कैनवास बड़ा है, 100 से भी ज्यादा बड़ा है। तो स्रोतस भी उसी में समाविष्ट होते हैं। और शायद इसका विवरण प्रकोप के जो वक्ता है वो करेंगे कि स्रोतों के अनुसार उस प्रकोप लक्षण को कैसे देखें, कैसे उसका परीक्षण किया जाए, यानी कि व्याधि का लक्षण परीक्षण कैसे किया जाए और उसका रुग्ण पर दर्शन स्पर्शन परीक्षा से परीक्षण कैसे किया जाए, वो शायद वो कवर करेंगे। तो पराधिकारी न विस्तरोक्ति, जो उनका अधिकार है वो वहां पे मेरा घुस जाना में मुझे अच्छा नहीं लगता।
अगर उन्होंने नहीं किया या रह गया तो समारोह में हमारे धर्माधिकारी गुरु जी करेंगे, फिर भी रह जाता है तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है।